हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर जो है जैव अणु। तो इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। याद रखेंगे 10th चैप्टर है, इससे पहले के जो 9th चैप्टर हैं उन सभी का वन शॉट वीडियो हमने बना दिया है, जिसमें हमने केवल वीवीआई क्वेश्चन को ही बताया है। यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स वन शॉट और केमिस्ट्री वन शॉट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके अपने बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने केवल वन शॉट वीडियो ही देख लिया, केवल वन शॉट वीडियो, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका 80+ आ जाएगा। बट अगर 1+ वीडियो, जो वन शॉट वीडियो के साथ साथ आपने न्यूमेरिकल भी देख लिया और न्यूमेरिकल आपने समझ लिया, मैं कह सकता हूं 90+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। हमने लिख दिया क्लास 10th वन शॉट जैव अणु, चैप्टर का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा ग्लूकोज की संरचनात्मक सूत्र भी लिखिए। 2014 में, 16 में, 19 में, 20 में, फिर से 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जब भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, आपका लॉन्ग टाइप में पूछता है, 5-5 नंबर, 4-4 नंबर में पूछा जाता है। मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्लूकोज बनाने की विधि क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के विधि का रासायनिक समीकरण कह रहा है। तो ग्लूकोज का हमने लिखा है ग्लूकोज बनाने की विधि। तो ग्लूकोज बनाने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? तो पहला एक हमने विधि लिखा हुआ है कि सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा, मतलब सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम प्राप्त करेंगे वो भी हम समझेंगे। देखिए, हमने लिखा क्या है कि जब सुक्रोज को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुक्रोज का अम्ल की उपस्थिति में हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा समझ लेते हैं। देखिए, सुक्रोज मतलब समझते हैं ना, चीनी। ठीक है, चीनी होता है सुक्रोज मतलब, या शक्कर हम कह सकते हैं। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। ये सुक्रोज है। तो सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे, मतलब जल के साथ हम क्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में? तो अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो H+ मतलब अम्ल की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसा कराते हैं ना, तो क्या होता है, हमें मिलता है C6H12O6 और प्लस फिर से मिलता है C6H12O6। ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम सुक्रोज को जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। याद रखेंगे, ये आपका क्या है? यही है ग्लूकोज। ये आपका क्या है? यही है फ्रक्टोज। ये आपका क्या है? ये है सुक्रोज, या हम चीनी भी कह सकते हैं, शक्कर भी कह सकते हैं। तो देख रहे हैं, हमने ग्लूकोज प्राप्त कर लिया ना, सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा हमने ग्लूकोज प्राप्त कर लिया। अब ग्लूकोज हुई तो प्राप्त करने के लिए हमसे पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि यहाँ पे दो रासायनिक विधियों, मतलब दो विधियों बताया गया है, तो मैं यही कहूँगा, एक विधि तो आपने जान लिया। देखिए, ग्लूकोज बनाने की विधि हमने जब पढ़ाया था तो उसमें हमने दो ही विधि आपको बताया है। तो वो अगर वीडियो आप देखते हैं तो उसमें हमने 2-3 विधियां हमने शायद बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें इसके अलावा एक और विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखकर कमेंट कीजिएगा हमें। ठीक है, आते हैं दूसरे पर। दूसरा आता है हमारा, सबसे पहले ग्लूकोज बनाने की विधि हमने जान लिया। दूसरा कह रहा है कि तथा ग्लूकोज की संरचनात्मक सूत्र भी लिखिए।
अब इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र या संरचनात्मक सूत्र, देखिए ग्लूकोज का संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार होता है CHO, फिर से CHOH, 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 CHOH और C2H5। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, या इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं CHO और CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये क्या है, ये ग्लूकोज ही है, ये ग्लूकोज ही है। ठीक है, ये भी ग्लूकोज ही है। आप कहेंगे सर कैसे, तो समझ लीजिएगा। देखिए अगर आप देखें, या तो हम इस प्रकार लिख लें या तो हम इस प्रकार। कैसे हुआ है, देखिए CHO ऊपर है तो इसमें भी CHO ऊपर है। अब देखिए यहां से अगर आप देखते हैं यहां तक, ठीक है, यहां पे देखेंगे तो CHOH, फिर से एक ये हो गया, फिर से दूसरा CHOH, दूसरा भी वही है, तीसरा भी CHOH, चौथा भी CHOH। मतलब ये 4 हैं, ये CHOH ही है, तो इसलिए हमने होल 4 कर दिया है। इसका मतलब ये 4 बार है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो CH2OH है, तो CH2OH हमने लिख दिया। तो यही होता है ग्लूकोज का संरचना सूत्र। यदि आता है तो आप इस प्रकार बना देंगे। दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे सर प्रूफ कर दीजिए, तो ग्लूकोज का हम जानते हैं, ग्लूकोज का इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, अणु भार। तो देखिए ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है या अणु भार होता है वो C6H12O6 होता है। यही तो होता है ना, C6H12O6। तो हम इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो हम देख सकते हैं। क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो गिनती कर लेते हैं। देखिए कार्बन की संख्या 6 है कि नहीं, तो इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 6। मतलब कार्बन की संख्या भी संरचना में भी 6 है, अणु सूत्र में भी 6 है, पहला। दूसरा, हाइड्रोजन की संख्या 12 है। इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 और 10 2 12, तो 12 हाइड्रोजन की भी संख्या है। उसके बाद कहता है कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम 6 है ना उधर, तो इधर भी 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी 6 है। तो इसका मतलब ये जो संरचना है ये संतुलित है। आप नीचे एक और लाइन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज की संरचना के निम्न अवधारणाओं द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और उसमें एक आप लिख देंगे अणु भार आप लिख देंगे। अणु भार लिखकर ऐसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अणु भार नहीं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में कि ग्लूकोज की संरचना को निम्न अवधारणाओं द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अब वो कैसे, तो हम समझ लेते हैं। पहला इसमें आप हेडिंग डाल देंगे जो है अणु सूत्र। तो देखिए हम जानते हैं इसका आणविक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये हम जानते हैं। और इसी से केवल आप इतना ही लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको कहने का मतलब है कि कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए इसमें भी 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो इसमें भी 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो इसमें भी 6 है। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है। तो आप चाहें तो अणु सूत्र के बाद और संरचना सूत्र के बाद नीचे आप ये हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। उसके नीचे याद रखेंगे बहुत बार इसी में ऐड कर लेता है ग्लूकोज का उपयोग। अब बहुत बार क्या करता है, ग्लूकोज का उपयोग ऐसे 2 नंबर में पूछ लिया गया है, तो इसीलिए हम इसी वीडियो में उसको भी हम समझ लेते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो ग्लूकोज का उपयोग देखिए हमने लिखा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमारा उपयोग है कि ग्लूकोज का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है।
जाहिर सी बात है औषधियों के रूप में हम करते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, अगर आप बीमार होते हैं या कोई भी बीमार होता है तो हम कहते हैं ना कि पानी चढ़ाना है, पानी मतलब क्या, ग्लूकोज चढ़ाना है उनको। ठीक है, ग्लूकोज उसमें होता है। दूसरा होता है विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण में, मतलब विटामिन सी का औद्योगिक निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज का। तीसरा होता है एथिल अल्कोहल के निर्माण में, जो एथिल अल्कोहल होता है उसके निर्माण में भी ग्लूकोज का उपयोग होता है। अगला आता है फलों के परीक्षण में, फलों के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फलों के परीक्षण में भी। अगला याद रखेंगे जो जेम्स होता है, जेली होता है, मुरब्बा होता है आदि के बनाने में, मतलब जेम्स जो होता है, जेली होता है और जो मुरब्बा होता है उसके बनाने में भी हम ग्लूकोज का ही उपयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस टॉपिक के अंतर्गत इतना लिख देते हैं आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही अभी तक रहने देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी भी बहुत सारे टॉपिक है, इस चैप्टर के लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है बट अंत तक आपको देखना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है जो है प्रोटीन। तो प्रोटीन पे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं साइड में पहला फोटो लगा दूंगा जिसमें आपको बताया गया है कि प्रोटीन किसे कहते हैं और इसकी मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का स्रोत क्या है, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। और भी इस पर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे कैसे जाते हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचनाओं का वर्णन कीजिए। मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, लगभग हर साल ये पूछा जाता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि ये सब क्या है, पूरा डीप में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन किसे कहते हैं, आप थोड़ा हम डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात प्रोटीन किसे कहते हैं, तो हमने ऊपर लिखा है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है। मतलब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है ना वो अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है, एक इकाई है, एक यूनिट है। समझ रहे हैं, एक इकाई है। किसका इकाई है, अल्फा एमिनो अम्ल का ही एक इकाई है। तो वही बात कहा जा रहा है, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है, एक इकाई है। इतनी बात समझ के उसके बाद लिखा है कि अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो अगर परिभाषा आता है तो आप यही बात लिखेंगे कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। इतनी बात परिभाषा में लिख देंगे। उसके नीचे एक और हेड आप याद रखेंगे इसको कि जो अल्फा एमिनो अम्ल होता है, अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं ये आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक है, और कैसे जुड़े होते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले अल्फा एमिनो अम्ल, तो अल्फा एमिनो अम्ल हम ले लेते हैं जिसका सूत्र होता है ध्यान से आप समझेंगे NH2CH2COOH, ये अल्फा एमिनो अम्ल है। तो अल्फा एमिनो अम्ल का हम 2 अणु ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या जानना, अल्फा एमिनो अम्ल आपस में, आपस मतलब अल्फा एमिनो अम्ल के जब 2 अणु होंगे, एक ये अल्फा एमिनो अम्ल है, एक और हम ले लेते हैं COOH। तो देखिए अल्फा एमिनो अम्ल के हमने 2 अणु ले लिया। अब ये दोनों अणु आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे तो OH है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो O निकलेगा, O हो गया। तो इधर से H और OH, यहाँ से तो H2 निकलता है, और फिर से इसमें से भी H और OH निकलता है तो H2O निकलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा में यहाँ से H2O निकलता है।
ठीक है जी। जब दो मात्रा में H2O निकलता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा समझिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो NH होगा, तो NH हमने लिख दिया, फिर से डैश CH2 होगा, फिर से CO होगा, CO ही ना होगा, OH तो निकल गया है, और CO के बाद फिर से ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा NH, क्योंकि यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो NH फिर से CH2 और फिर से CO, यहाँ से OH निकल गया है तो CO। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो एमिनो जो अम्ल हैं, दो अल्फा एमिनो अम्ल है, ये एक पेप्टाइड बंध, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ये पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़े हैं, पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक अल्फा एमिनो अम्ल दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़े हैं, ठीक है। बस केवल यही है कि जो जल होता है, जल के अणु होते हैं, वो दो मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो यही बात कहा गया कि जो अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं वो पेप्टाइड बंध द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दो बात याद रखेंगे, प्रोटीन किसे कहे तो यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना होगा। उसके बाद प्रोटीन का स्रोत देखिए, दाल है, दूध है, सोयाबीन है, पनीर है, अंडा है, मांस है, मछली है आदि, और भी हो सकता है, जैसे कि मूंगफली का जो गुद्दी होता है मूंगफली, ठीक है, तो मूंगफली में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे केले में भी पाया जाता है, ठीक है। तो केले में शायद नहीं, प्रोटीन केले में तो नहीं मुझे लगता है, मूंगफली के गुद्दी में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, याद रखेंगे। सबसे अधिक तो मछली, मांस, अगर मांस में हम देखें तो मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और शाकाहारी में देखें तो सोयाबीन जो होता है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि प्रोटीन और प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो है प्रोटीन की संरचना, ठीक है। अब प्रोटीन की संरचना हम समझ लेते हैं। तो प्रोटीन की संरचना आपको मुख्यतः दो ही पूछा जाता है, कभी कह देगा प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाओं का वर्णन कीजिए, और कभी कह देगा प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार पूछा जाता है। आप समझते हैं, हमने लिखा है प्रोटीन की संरचना, इसके संरचनाएं 4 स्तरों पर समझा जा सकता है। आसान शब्दों का हमने प्रयोग किया है, इससे इजी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप समझेंगे, तो यहाँ पे हमने केवल क्या लिखा है कि इसकी संरचनाएं, मतलब प्रोटीन की जो संरचनाएं होती हैं वो 4 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है प्राथमिक संरचनाएं, दूसरा है द्वितीयक संरचनाएं, और भी इसके एक और होता है तृतीयक संरचनाएं, चतुर्थ संरचनाएं, उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो मुख्यतः दो ही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो समझिए प्राथमिक संरचनाएं। अब प्राथमिक संरचनाएं किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है कि एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि देखिए यहाँ पे अल्फा एमिनो अम्ल है ना, तो यही बात यहाँ पे भी कहा गया, अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल भी कह दीजिए। तो यहाँ पे वही बात कहा कि जब एमिनो अम्ल, ठीक है, तो जब एमिनो अम्ल के एक विशिष्ट क्रम में, विशिष्ट मतलब होता है एक विशेष क्रम में, या हम कह सकते हैं एक निश्चित क्रम में, ठीक है। तो अल्फा एमिनो को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर बनने वाले जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो श्रृंखलाओं को प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं कहते हैं। जैसे ये ए से एमिनो, ए से एसिड, तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल, तो एक एमिनो अम्ल, दूसरा एमिनो अम्ल, तीसरा एमिनो, चौथा एमिनो अम्ल, पांचवा, छठा, ये 6 एमिनो अम्ल ले लिया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक श्रृंखलाएं द्वारा जुड़ी हुई हैं, इसी श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड बंध हम कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं द्वारा जुड़ी होती हैं, मैं लिख दे रहा हूं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला,
याद रखेंगे ये सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, परंतु यहाँ पे ये जो है ये मुख्य ये तीनों को जोड़ा हुआ है, ये जो बंध बन रहा है यहाँ पे पेप्टाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा आपस में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचनाएं कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। आप यही लिखेंगे कि एमिनो अम्ल को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को प्रोटीन का प्राथमिक संरचनाएं कहते हैं। आशा करते हैं समझ के होंगे। आते हैं द्वितीयक संरचना पर। देखिए ये प्राथमिक संरचना समझ लिया। द्वितीयक संरचनाएं थोड़ा सा हार्ड है, आपको इसमें फिगर भी समझना होगा। ध्यान से आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। केवल मैं आपको कह दूं कि यहां से यहां तक ही इतना ही लिखना होता है। अब 5 नंबर आपको देता है इसी को। आसान शब्दों का हमने प्रयोग किया हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। हमने लिखा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। सिंपल सा हमने प्रयोग किया है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो होती है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध। परंतु प्राथमिक संरचनाओं में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच जो बंध बनता है प्राथमिक संरचनाओं में वो पेप्टाइड बंध बनता है। परंतु द्वितीयक संरचना में ऐसा नहीं होता। द्वितीयक संरचनाओं में देखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो जब हाइड्रोजन बंध बनेगा तो उसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहेंगे, और जब पेप्टाइड बंध बनेगा तो उसे प्राथमिक संरचना कहेंगे। समझ रहे हैं, तो यही बात कहा गया है। मैं आशा करता हूं याद हो गया होगा कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब याद रखेंगे जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं होती हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं के 2 प्रकार होते हैं। अब इसके 2 प्रकार भी बताएंगे तभी जाकर कंफर्म जो पूरा आपका कंप्लीट होगा। तो देखिए पहला हमने लिखा है कि पहला है अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है कि इसमें एक एमिनो अम्ल के, मतलब इसमें एक एमिनो अम्ल के, ठीक है, इसमें एक एमिनो अम्ल का जो CO समूह होता है, एक जो एमिनो अम्ल है, जैसे ये एमिनो अम्ल है, तो एमिनो अम्ल का जो CO समूह होता है समूह, तथा चौथे एमिनो अम्ल के जो NH समूह होता है, समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, इसलिए पेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होती हैं। एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पे कहा गया कि इसमें एक एमिनो अम्ल के जो CO समूह होता है, एमिनो अम्ल होता है उसमें CO समूह होता है कि नहीं। देखिए एमिनो अम्ल है तो एमिनो अम्ल में CO समूह है कि नहीं, तो यही बात कहा जा रहा है कि एमिनो अम्ल का जो CO समूह होता है वो ऐसे ही चौथे एमिनो अम्ल का जो NH समूह होता है, NH समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। मतलब पहले एमिनो अम्ल का जो CO समूह होगा वो चौथे एमिनो अम्ल का जो NH समूह NH होगा, NH, तो NH के बीच जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। ठीक है, तो इसलिए पेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित होते हैं। क्या हो जाते हैं, पेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, जो यहाँ पे पेप्टाइड जो श्रृंखलाएं बन रही हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, ये कुंडलित हो जाती हैं। कुंडलित मतलब इसी प्रकार कुंडलित हो जाती हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक श्रृंखलाएं हमने इस प्रकार बना दिया है। ठीक है, लगभग इसी प्रकार आपका संरचनाएं बनता है। अगर हम इसमें समझें, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, चिंता नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते, देखिए ये जो श्रृंखलाएं है ना, तो इसमें 4 मतलब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एमिनो अम्ल होगा, एक यहाँ पे, फिर से एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर से एक यहाँ पे, फिर से एक यहाँ पे, इसी प्रकार बहुत सारे एमिनो अम्ल इसमें होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया गया
कि प्राथमिक एमिनो अम्ल, मान लेते हैं पहला एमिनो अम्ल यहाँ है, तो प्राथमिक एमिनो अम्ल का जो CO समूह है वो चौथे एमिनो अम्ल, मान लेते हैं पहला एमिनो अम्ल यहाँ पे है और इधर से आ रहे हैं तो ये तीसरा एमिनो अम्ल है और ये चौथा एमिनो अम्ल है। तो पहले एमिनो अम्ल का जो CO समूह है वो चौथे एमिनो अम्ल के जो चौथे एमिनो अम्ल NH के हाइड्रोजन, NH के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। तो ये चौथा जो NH है, ठीक है, तो चौथे एमिनो अम्ल के NH के बीच क्या बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। वही बात कहा गया ना कि इसमें एक एमिनो अम्ल का जो CO समूह चौथे एमिनो अम्ल के NH समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। मतलब इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा वो हाइड्रोजन बंध बनेगा, इसलिए हमने ऊपर हाइड्रोजन लिखा है, मतलब हाइड्रोजन बंध बन रहा है। उसके बाद फिर से ये तीसरा है ना, तो तीसरा फिर से ये अगर इससे जुड़ा है तो CO समूह फिर से चौथे वाला है, इससे फिर से चौथे वाला NH से जुड़ा है, तो इनके बीच भी हाइड्रोजन बंध बनेगा। फिर से यहाँ पे मान लेते हैं एक है NH समूह, तो ये भी अपने से चौथे वाले जो एमिनो अम्ल के NH समूह से जुड़ा होता है। इसी प्रकार ये CO है, ये भी अपने से चौथे वाले NH समूह के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए अगर ना समझ में आए ना, आपको डीप में मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं यही कहूँगा देखिए अभी समय नहीं है आपके पास, आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, आप ये फिगर बनाइएगा और याद रखेंगे बस केवल ऊपर CO NH, ठीक है, NH या HN लिख देंगे और एक सिंपल में रेखा से दर्शा देंगे, ये एक बंध है। आपको पता बस इतना होना चाहिए कि इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो इस प्रकार आप बना लीजिएगा। आपको ये लाइन आपको याद रखना है, अल्फा हेलिक्स संरचना, जिसमें याद रखना है कि एक एमिनो अम्ल का जो CO समूह होता है वो अपने से जो CO समूह होता है तथा चौथे एमिनो अम्ल का जो NH समूह होता है उनके बीच, मतलब एक एमिनो अम्ल का CO समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का NH समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, उसे ही अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आते हैं दूसरे पे। दूसरा है बीटा हैलेरिया परत संरचना, या इसे ही बहुत सारे बुकों में ऐसे भी दिया है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। अब इसको हम समझ लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दिया हमने साइड में, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखिए दूसरा हमने लिखा है कि इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ना, तो इनके एक दूसरे जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। यही बात केवल बताया गया कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, एक मान लेते हैं यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बना तो एक यहाँ पे बनेगा, एक दूसरे के समांतर होंगी और उनके बीच जो बंध बनेगा वो हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम बीटा प्लीटेड शीट संरचना कहेंगे। तो इतना यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भी टॉपिक हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है जो है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या समझते हैं, समझाइए। 19 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या मतलब है? मतलब यही है कि देखिए यहाँ पे परिभाषा हमने लिखा हुआ है ना, परिभाषा की ओर अभी ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। परिभाषा तो हम याद कराएंगे, केवल जो मैं समझा रहा हूं उसको फोकस कीजिएगा। देखिए प्रोटीन जो होता है, समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखते रहा हूं प्रोटीन, ठीक है जी, हमने समझ लिया जो प्रोटीन होता है। तो जब कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में, प्रोटीन के जो भौतिक और
रासायनिक, प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है जी, हमने क्या समझा कि कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन के जब भौतिक और रासायनिक गुण में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो जब परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है उसमें एक हाइड्रोजन बंध होता है, वो टूट जाता है। मतलब प्रोटीन में जो हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। बात समझ में आ रही है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के तृतीयक संरचनाएं में, द्वितीयक संरचनाओं में भी, प्रथम संरचना में, सभी में हाइड्रोजन बंध तो होता ही है, बट प्रोटीन के जो तृतीयक संरचनाएं हैं उसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। और जब प्रोटीन की तृतीयक संरचना में जो हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है, प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, वो क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। टूट जाती है या हम कह सकते हैं भंग हो जाती है। बात समझ में आ रही है। जब हाइड्रोजन बंध, प्रोटीन का जो तृतीयक संरचनाओं में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है, तो जब वही हाइड्रोजन बंध ही टूट जाएगा तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचनाएं होंगी वो भी भंग हो जाएंगे। भंग मतलब भंगूर, या हम कह सकते हैं वो भी टूट जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो जो कुंडलियां होती हैं, जो कुंडलियां होती हैं, जो प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं में जो कुंडलियां होती हैं, कुंडलियां होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। और जब प्रोटीन की जो कुंडलियां हैं, ठीक है, वो खुल जाती हैं, तो जब खुलेंगी तब क्या होगा कि जो प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है वो खो देता है प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन अपनी जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन अपनी जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देता है, खो देता है। तो ये जो घटना है, जो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, तो जैविक सक्रियता की खोने की ये जो घटनाएं हैं, उसी घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है या कहते हैं। बात समझ में आ रही है। एक बार और आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, एक से एक संबंधित है। अगर आप समझ के ऐसे संबंधित में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में हम जब परिवर्तन करेंगे, तो जब हम परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन का में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। और जब हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचनाएं हैं वो भी टूट जाएगी। और जब प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं टूट जाती हैं तो जो कुंडलियां होती हैं वो खुल जाती हैं। ठीक है, कुंडलियां किस में होती हैं, तृतीयक संरचनाएं ही कुंडलियों के जैसे होती हैं, तो वो भी खुल जाती हैं। और जब खुल जाएंगी तो प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन जो है वो, प्रोटीन जो अपनी जैविक सक्रियता रखा है वो अपने खो देता है। और जब ये ही जैविक सक्रियता को खो देता है तो इसी घटना को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसमें प्रोटीन की तृतीयक संरचना टूट जाती है या भंग हो जाती है और कुंडलियां खुल जाती हैं, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इस घटना को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है या कहते हैं। समझ में आ गया ना। वही बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्रोटीन की भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसके हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसके पश्चात या जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं भी टूट जाती है। ठीक है, प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं टूट जाती हैं जिसके कारण कुंडलियां खुल जाती हैं
अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, तो इस घटना को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। तो यही है आपका पूरा टॉपिक, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जितना आपसे हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो इस चैप्टर का हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले किसे कहते हैं, इसे समझ लेते हैं। न्यूक्लिक मतलब नाभिक, जैसे हम कहते हैं केंद्रक कहते हैं। तो समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जो कोशिका होता है, ये सपोज डेट ऐसे मान लेते हैं कि ये कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका के जो केंद्रक में पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, उसी को न्यूक्लिक अम्ल हम कहते हैं। ये सपोज डेट कोशिका है, आइए इसका केंद्रक है, तो जो केंद्रक में पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वही न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा। परिभाषा हमने क्या लिखा है कि मतलब परिभाषा हमने ऐसे लिखा है कि ये कार्बन मतलब ये मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त मतलब इन सभी से मिलकर बना जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल हम कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको कि न्यूक्लिक अम्ल किसे हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अब किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और ये कैसा होता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। तो आप कह सकते हैं ना कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बनने वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, उसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद समझिएगा, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए, जिसे हम डीएनए आरएनए मतलब कहते हैं। तो समझिए, यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए इसके बाद रेड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस किया है कि ये आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का मतलब कि यही जो न्यूक्लिक अम्ल ही है, यही जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण होते हैं, जो उनके गुण होते हैं वो पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता का गुण उसके अपने जो उनके पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें पहुंचता है। तो एक पीढ़ी का जो गुण होता है वो दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है इन्हीं के द्वारा, न्यूक्लिक अम्ल के ही द्वारा। तो उसके बाद हमने लिखा है न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य दो प्रकार होते हैं। इनके अगर हम प्रकार पे बात करें तो पहला होता है जो है डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और याद रखेंगे कि जो डीएनए है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, परंतु जो आरएनए, दूसरा प्रकार आरएनए है, आरएनए का मतलब राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब जो स्टूडेंट बायोलॉजी के होंगे वो समझ रहे होंगे कि केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, समझ रहे हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अम्ल कहें या एसिड कह सकते हैं। उसके बाद अब आता है हमारा कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया न्यूक्लिक अम्ल के महत्वपूर्ण कार्य या कार्य। अब समझिएगा,
न्यूक्लिक अम्ल का कार्य वही होगा जो डीएनए और आरएनए का कार्य होता है, क्योंकि डीएनए आरएनए किसमें पाए जाएंगे, किसके प्रकार है, न्यूक्लिक अम्ल के ही तो प्रकार है ना। तो इसलिए डीएनए और आरएनए का जो कार्य होगा वही कार्य हम लिख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल का भी कार्य। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वही बात हमने लिखा है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो इसका कार्य है कि डीएनए अनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। डीएनए क्या है, या न्यूक्लिक अम्ल भी लिख सकते हैं, बट न्यूक्लिक अम्ल में भी दो होते हैं ना, तो इसलिए हम डीएनए का नाम ले रहे हैं। तो जो डीएनए होता है वो अनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करने में जो मुख्य आधार होता है वो किसका होता है, जो डीएनए का ही होता है। ठीक है, दूसरा, डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान बनाए रखता है। बिल्कुल सही बात है, डीएनए ही है जो लाखों वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने जो गुण है उसको ट्रांसफर करते रहता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि लाखों वर्षों तक अपनी पहचान को बनाए रखता है डीएनए। ठीक है, वो खोता नहीं है। डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए ही तो है, यही तो है जो हमें बताता है। डीएनए से ही बताता है कि कहाँ पर मुंह होना चाहिए, कहाँ पर आँख होना चाहिए, कि कौन बताता है, बताइए कौन बताता है कि जो माँ है, माँ के पेट में अगर मान लेते हैं बच्चा है तो वो बच्चे के हाथों में कितनी अंगुलियां होनी चाहिए, कहाँ नाक होना चाहिए, कहाँ कान होना चाहिए। ठीक है, ये सब कौन बताता है, तो डीएनए ही तो बताता है ना, क्योंकि लाखों वर्षों तक ये अपनी पहचान को बनाए रखता है, इसीलिए बता देता है। नहीं तो कहीं आँख पीछे हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट डीएनए जो है ये लाखों वर्षों तक पहचान बनाए रखता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, किसी किसी केस में थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला आता है डीएनए के रिफ्लेक्शन से माता पिता का लक्षण संतानों में पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी के डीएनए के ही रिफ्लेक्शन से ही क्या होता है, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो संतान में पहुंचते हैं। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। बात सही है कि कोशिकाओं में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल द्वारा ही होता है। परंतु याद रखेंगे कि अम्ल में भी कौन है जो कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो वो ही है आरएनए। इसलिए हमने नीचे लिखा है कि प्रोटीन का संश्लेषण तो आरएनए करता है। मतलब रियलिटी तो ये है कि न्यूक्लिक अम्ल में जो आरएनए होता है वही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बात समझ में आ रही है? तो या तो आप जहाँ पर डीएनए लिखेगा वो न्यूक्लिक अम्ल भी लिख सकते हैं, बट यही होगा डीएनए लिखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ न्यूक्लिक अम्ल का कार्य। ये मुख्य आपको 5 कार्य लिख देना है, ये सब लिख देंगे आपको आसानी से फुल नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है ना तो सपोर्ट करते हुए चलना है आपको। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर उनसे बताइएगा आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, उनके पास वीडियो को लिंक को शेयर कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक है, सपोज मान लेते हैं कभी आपको कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है तो न्यूक्लिक अम्ल ब्रदर सर इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो को मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। 2018 में और फिर से 23 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है डीएनए और आरएनए में अंतर, दोनों को हमने तुलना करके लिखा है। यदि आप ध्यान से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और सब कुछ इसमें याद करने वाला ही ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। तो इधर हमने लिख दिया डीएनए, इधर हमने लिख दिया है आरएनए। तो सबसे पहले आता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो पहला अंतर आप समझिएगा। पहला हमने अंतर लिखा है कि इसका पूरा नाम, मतलब डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
अम्ल होता है, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है या एसिड हम कह सकते हैं होता है। और आरएनए, इसलिए इसका नाम ने लिखा है कि इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, मतलब आरएनए का नाम है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। पहला समझ में आ गया। दूसरा हम समझते हैं। दूसरा है कि इसका मतलब इसमें मतलब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। मतलब जो डीएनए है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा भी आपको समझ में आ गया। जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, परंतु आरएनए जो है उसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सब याद करने वाला है, आपको याद ही करना है। ठीक है, अदर कुछ नहीं है। तीसरा अगर हम देखें तो डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। कैसी संरचना? द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचनाएं होती हैं। ठीक है, किसकी? डीएनए की। ठीक है, परंतु आरएनए में ऐसा नहीं होता है। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचनाएं होती हैं। मतलब इसमें द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना, परंतु जो आरएनए है, आरएनए में एकल कुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करके याद करेंगे, तुलना करके याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा और जल्दी भी याद होगा। ठीक है ना। आते हैं अगले पर। अगला है कि डीएनए जो अणु होता है तो डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। मतलब डीएनए के जो अणु है वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान कहें या अणु भार कहें तो इसका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। मतलब इनके और इनके मध्य में होता है क्या? जो डीएनए है उसका आणविक द्रव्यमान या अणु भार। परंतु जो आरएनए है तो आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। मतलब जो आरएनए है, आरएनए डीएनए की अपेक्षा आरएनए के जो अणु हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं और इसका आणविक द्रव्यमान 20,000 से लेकर 40,000 U के मध्य होता है। ठीक है, इसके 20,000 से 40,000 U के मध्य होगा और इसका 6 × 10⁶ से लेकर 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। मतलब इनके बीच होता है। तो कंपैरिजन करके याद करेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अंतिम जो हमारा है इसका अंतर कि डीएनए अनुवांशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मतलब डीएनए है, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है और जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो ये हुआ इसका अंतर, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें तो सब आपको याद करने वाला है। तो जो याद करना है उसमें तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला हमारा प्रश्न है जो है कि लिपिड क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं। 2014 में, 16 में, 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, लिपिड। तो लिपिड किसे कहते हैं? सबसे पहला तो यही आता है कि लिपिड कहते किसे हैं। तो हमने लिखा है कि वे कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि वसा हो गया, तेल हो गया, ठीक है, तो वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसे हम लिपिड कहते हैं। सिंपल सा है कि वे कार्बनिक पदार्थ जो किससे, जंतुओं से और वनस्पतियों से मिलते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, उसे ही हम लिपिड कहते हैं। कुछ याद करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं याद करने वाला है। समझ रहे हैं ना कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसे हम लिपिड कहते हैं। जैसे कि वसा हो गया, तेल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हमने नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आपको
हमेशा याद रखना है। पहला कि यह मोम के समान कार्बनिक पदार्थ होता है। यह मतलब कौन? जो लिपिड होता है ना, वो कैसा होता है? मोम के समान कार्बनिक पदार्थ होता है। मोम के समान कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। पहला समझ गए। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया कि लिपिड शब्द का प्रयोग जर्मन के जो विल्हेम ब्लूहेर, ठीक है, विल्हेम ब्लूर ने सन 1943 ईस्वी में किया था। मतलब जो लिपिड शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो है जर्मन के वैज्ञानिक थे, जो है विल्हेम ब्लूर। तो विल्हेम ब्लूर ने सन 1943 ईस्वी में किया था इसका प्रयोग, लिपिड शब्द का प्रयोग किया था। ये दो बात आप नोट्स में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए इसका उदाहरण जैसे है कि तेल है, जो तेल है, घी है, मोम है, वनस्पति तेल है, ठीक है, जो चर्बी है, प्राकृतिक रबड़ है आदि, ये सभी हमसे किससे प्राप्त होते हैं? या तो जंतुओं से प्राप्त होंगे या वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो वनस्पतियों और जंतुओं से जो कुछ भी हमें प्राप्त होते हैं वो सब लिपिड हम उसे ही कहते हैं, परंतु कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको? परिभाषा, उदाहरण, किसने इसका प्रयोग किया, कैसे होते हैं, तो मोम के समान होते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है कि लिपिड का मुख्य कार्य क्या है। अब लिपिड का मुख्य कार्य क्या है? तो 3 इसका मुख्य कार्य है जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। पहला कार्य समझ लेते हैं। पहला कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर का ऊर्जा प्रदान करना। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यदि आपके शरीर में कम है तो उस समय पर जो लिपिड है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो वही कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये पहला इसका कार्य है। दूसरा है कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। जैसे कि ठंडियों में, जैसे अभी ठंडी पड़ रहा है तो ठंडी में शरीर के ताप को मेंटेन रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, अस्थायी रखने के लिए ये उपयोगी साबित होता है, ठीक है जी। अगला तीसरा आता है कि लिपिड जो होता है, जो लिपिड है ना, लिपिड हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता, ठीक है, जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। मतलब जो लिपिड है वो हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण और जनन क्षमता को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है, यही लिपिड के मुख्य 3 कार्य हैं। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन केवल कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए ऐसे ही नहीं पूछा जाता, इसको बहुत तरीके से, जैसे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो कभी कभी आपसे मोनोसेकेराइड पूछ लेता है, कार्बोहाइड्रेट ना पूछकर कह देगा कि मोनोसेकेराइड को परिभाषित कीजिए, या कह देगा कि पॉलीसेकेराइड को परिभाषित कीजिए, या कह देगा पॉलीसेकेराइड से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, तो पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा, और समझ में आ जाए तो इसको नोट्स में लिखते हुए आपको चलना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान से आप समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि ये मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। या तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले एक पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, या हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं।
ठीक है, तो या तो आप ये परिभाषा कह दीजिए, या इससे भी सिंपल हमने अथवा में करके नीचे लिखा है कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये ज्यादातर ये सिंपल है आपको, और आप इसको ध्यान से समझते हैं तो कह रहा है ना कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मतलब जल में घुलकर टूटकर, ठीक है, मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं, जो मोनोसेकेराइड है ना इसके कई अणु देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप परिभाषा में लिख सकते हैं, या तो एक यहां से यहां तक लिख लीजिए, या आप ये लिख दीजिए कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मतलब जल में टूटकर घुलकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको दो हमने परिभाषा दिया है, दोनों आपको इजी लग रहा होगा, दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं या कोई भी आप बता देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले पर। देखिए अगला हमारा इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल तो हमें लिखना ही है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, जो सुक्रोज होता है इसका भी सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। सुक्रोज मतलब चीनी, ठीक है। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का आप याद रखेंगे कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही तेजी से एनर्जी प्रदान करने में, ऊर्जा देने में इसका उपयोग होता है। यदि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मतलब उसके शरीर में मान लेते हैं बीपी लो उसका हो रहा है, तो जब बीपी लो होता है ना तो हम कार्बोहाइड्रेट जल्दी से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देकर हम उसके जो क्या है उसकी एनर्जी को वापस से ला सकते हैं, ठीक है। जैसे बीपी जब लो होता है तो उसमें हम ब्लड प्रेशर जो लो होता है तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन उसको व्यक्ति को कराते हैं, जिससे उसकी एनर्जी मिलती है और वो जो उसका बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए कार्य हमसे ना पूछकर इसका प्रकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम देख लेते हैं। लिखा है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो देखिए इसके मुख्यतः मतलब इसके 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ध्यान से आप समझेंगे। पहला है मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, हमने लिखा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जल अपघटन, जल में घुलते हैं तो टूटते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया आदि, ठीक है। ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हैं C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज का भी सूत्र यही होता है C6H12O6। जल में घुलकर मतलब जल अपघटित नहीं होते हैं, यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल अपघटित नहीं होंगे, ठीक है, वाष्प बन के नहीं उड़ेंगे। तो ये आपका हो गया। दूसरा, पहला आप समझ गए ना कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, या इसे डाइसेकेराइड भी हम कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड का मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से जल में घोलने पर 2 से अधिक मतलब 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। सिंपल से समझ में आ रहा है ना कि अगर ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, मोनोसेकेराइड में क्या है कि इनके जल अपघटन होता ही नहीं है तो उसे हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। और ओलिगोसेकेराइड में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन तो होता है, तो जब जल अपघटन होता है ना तो 2 से 10 तक के मतलब 2 से लेकर 10 तक के बीच में मोनोसेकेराइड हमें प्राप्त होते हैं तो उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड आदि, ठीक है।
अगला आता है हमारा जो है तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या है, तो देखिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। कितने? 10 से अधिक। इसमें 2 से 10 तक के बीच में प्राप्त होते थे, परंतु पॉलीसेकेराइड में क्या होता है 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया आदि। तो ये हुआ आपका जो क्या है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें कुछ याद करने वाला ये सब टॉपिक है। अगर समझना आने वाला ज़्यादा टॉपिक होता तो मैं डीप में आपको समझाता। इसमें समझाने वाला क्या है, सब कुछ आप पढ़ेंगे एक एक लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या बात कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का वो पूरी तरीके से अब समाप्त होता है। पूरा हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। पहले तो हमने वीडियो को मतलब क्या कराया, हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है। उसके साथ साथ वन शॉट जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो वो हमने करा दिया। पूरा ये 10th चैप्टर है तो पूरा 1 से लेकर 10 तक का वन शॉट वीडियो भी अब कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फिजिक्स वन शॉट वीडियो का लिंक, केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो का लिंक, उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का लिंक हम दे देंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो न्यूमेरिकल को जरूर आप पढ़ाई कीजिएगा। और जल्दी आपको कैसे आप कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो कुछ अच्छा हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसका आप पालन करके, जिसका अनुसरण करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो उस टाइप के जल्दी हम वीडियो को भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।